नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। और पिछली वीडियो में हमने मिडाइवल हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन को कवर किया था और इस वीडियो में हम लेसन 2 को कवर करेंगे। अरबों द्वारा सिंध की विजय। अरबों द्वारा सिंध की विजय। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है भूमिका। अरब एवं बाद में तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अरबों द्वारा धन की लूट के लिए सिंध एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण किए गए थे। अरबों द्वारा धन की लूट के लिए सिंध एवं उसके जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पर आक्रमण किए गए थे। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ। भारत पर जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था, अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। और इसके बाद 711 ईस्वी में ही बुदैल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ था। दूसरा कब हुआ था? बुदैल के नेतृत्व में हुआ था। ये भी 711 ईस्वी में ही हुआ था। ये दोनों ही आक्रमण असफल हुए थे। अंततः 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था। पहला सफल कब हुआ था? 712 ईस्वी में जो मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था वो सफल आक्रमण था। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध विजय के बावजूद अरब आक्रमणकारी भारत में उस समय का साम्राज्य नहीं बना पाया। जैसे कि उस समय उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। नेक्स्ट है 712 ईस्वी में अरबों से पराजय तथा आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए कई नई शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने भारत में आगामी 300 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है अरब आक्रमण के बाद भारतीय प्रायद्वीप एक लंबे समय अंतराल तक एक विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा था। अरब जो ये आक्रमण के बाद भारतीय प्रायद्वीप एक लंबे समय अंतराल तक विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा था। और लेकिन 1000 ईस्वी के आसपास भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्थिति हो उठी थी। और परिणामतः तुर्कों ने महमूद गजनवी के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किए थे। कुल 17 बार आक्रमण किए थे। तुर्कों ने महमूद गजनवी के नेतृत्व में किए थे ये भारत पर 17 आक्रमण। भारत में मुगल शासन की स्थापना का श्रेय अरबों की अपेक्षा तुर्कों को जाता है। किनको जाता है? मुस्लिम शासन की स्थापना का जो श्रेय है ये तुर्कों को जाता है। नेक्स्ट है 8वीं सदी के प्रारंभ में भारत की राजनीतिक दशा क्या थी? 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की जो राजनीतिक दशा थी वो क्या थी? इस समय देश में कोई सर्वोच्च केंद्रीय शक्ति नहीं थी। कोई सर्वोच्च केंद्रीय शक्ति इस समय पर नहीं थी। भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों का संग्रह था और प्रत्येक राज्य स्वतंत्र एवं सार्वभौम था। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रमुख राज्य निम्न थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट है अफगानिस्तान। अरब आक्रमण के समय अफगानिस्तान में एक ब्राह्मण वंश का शासन था। अफगानिस्तान में एक ब्राह्मण वंश का शासन था और मुसलमान लेखकों ने इस वंश को हिंदू शाही साम्राज्य अथवा काबुल या जाबुल का साम्राज्य कहा है। मुसलमान लेखकों ने इस वंश को क्या कहा है? ब्राह्मण वंश को काबुल या जाबुल का साम्राज्य कहा है। नेक्स्ट है कश्मीर। 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभवर्धन ने कोकरोट वंश की स्थापना की थी
और ह्वेंगसोंग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा भी की थी। दुर्लभवर्धन का उत्तराधिकारी दुर्लभक हुआ, जिसमें प्रतापदित्य की उपाधि धारण की थी। इसने प्रतापदित्य की उपाधि धारण की थी। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड़, जो लगभग 724 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था, और उसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कोंकण और उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक विस्तृत था। नेक्स्ट है, वह अपने वंश का प्रतापी शासक था। यह अपने वंश का प्रतापी शासक था। उसके समय में सूर्य देवता के लिए मारतंड मंदिर बनवाया गया था। 740 ईस्वी के लगभग उसने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को पराजित किया था। नेक्स्ट है नेपाल। 7वीं शताब्दी में नेपाल, जिसके उत्तर में तिब्बत व दक्षिण में कन्नौज का राज्य था। 7वीं शताब्दी में नेपाल, जिसके उत्तर में क्या था, तिब्बत था, और दक्षिण में कन्नौज का राज्य था, और हर्ष के साम्राज्य में मध्यवर्ती राज्य था। अंशुवर्मन ने नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश की नींव रखी थी। अंशुवर्मन ने नेपाल में किस वंश की नींव रखी थी? वैश्य ठाकुरी वंश की नींव रखी थी। उसने तिब्बत के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए थे। उसने अपनी कन्या का विवाह तिब्बत के शासक के साथ किया था। हर्ष की मृत्यु के बाद तिब्बत व नेपाल की सेना ने चीन के राजदूत वांग उंग्रसे को कन्नौज के सिंहासन का अपहरण करने वाले अर्जुन के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट है कामरूप या कामरूप जो समय। हर्ष के समय कामरूप में भास्कर वर्मन का शासन था। हर्ष के समय कामरूप में भास्कर वर्मन का शासन था, और हर्ष की मृत्यु के उपरांत उसने अपने राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, और यह प्रतीत होता है कि वह अधिक समय तक स्वाधीन न रह सका था। भास्कर वर्मन ने लगभग 650 ईस्वी तक शासन किया था। भास्कर वर्मन ने लगभग 650 ईस्वी तक शासन किया था, और भास्कर वर्मन के बाद उसका वंश समाप्त हो गया था। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बन गया था। कालांतर में कामरूप है जो, ये पाल साम्राज्य का अंग बन गया था। नेक्स्ट है कन्नौज। हर्ष की मृत्यु के पश्चात अर्जुन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। किसने कन्नौज पर अधिकार किया था? अर्जुन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। उसने चीन के राजदूत वांग उरुंगसे का विरोध किया था, जो हर्ष की मृत्यु के उपरांत वहां पहुंचा था। वांग उरुंगसे पुनः असम, तिब्बत व नेपाल की सैन्य सहायता लेकर लौटा था, और युद्ध में अर्जुन की हार हुई थी। इस युद्ध में अर्जुन की हार हुई थी। अर्जुन को बंदी बनाकर चीन ले गया था। तत्पश्चात वहीं कारागार में उसकी मृत्यु हो गई थी। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में यशोवर्मन कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। यशोवर्मन है, ये कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। अपने पराक्रम से उसने पुनः कन्नौज को अपने अतीत का गौरव प्रदान किया, और वह सिंध के राजा दाहिर का समकालीन भी था। नेक्स्ट है, इसके उपरांत कन्नौज पर आधिपत्य के लिए 8वीं शताब्दी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर, प्रतिहार व राजपूतों के मध्य एक संग्राम हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इस संग्राम को किसके नाम से जाना जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ समय के लिए कन्नौज पर प्रतिहारों का आधिपत्य स्थापित हो गया, परंतु बाद में उनका स्थान पाल वंश ने ले लिया था। और
अंतोगत्वा इस युद्ध में प्रतिहारों की विजय हुई थी। इसके बाद प्रतिहार उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर आए थे। नेक्स्ट है बंगाल। बंगाल में गौड़ शासक शशांक का शासन था। बंगाल में गौड़ शासक शशांक का शासन था, जिसने 600 से 638 ईस्वी तक गौड़ साम्राज्य पर शासन किया था। यह गौड़ शासक था और गौड़ साम्राज्य पर इसने 600 से 638 तक ईस्वी तक साम्राज्य पर शासन किया था। इस समय राजा शशांक का युद्ध हर्षवर्धन से भी चलता रहा है। शशांक की मृत्यु के बाद उसके बेटे मानव ने 8 माह तक गौड़ पर शासन किया था। 8 महीने तक शशांक की मृत्यु के बाद में 8 महीने तक उसके बेटे मानव ने 8 माह तक इस पर शासन किया था। शशांक की मृत्यु के पश्चात लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा और 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से तंग आकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया था। गोपाल ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की उसे पाल वंश कहा गया। गोपाल ने जिस भी राजवंश की स्थापना की थी उसे पाल वंश कहा गया था और गोपाल द्वारा स्थापित किए गए पाल वंश ने 12वीं शताब्दी तक राज्य किया था। धर्मपाल, देवपाल व महिपाल इस वंश के प्रसिद्ध ये 3 शासक हुए हैं। नेक्स्ट है सिंध। सिंध में रायवंश का शासन था। सिंध में रायवंश का शासन था। जब वैंगसोंग भारत आया उसने सिंध में शूद्र शासक को पाया था। हर्ष ने अपने कार्यकाल में सिंध पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन हर्ष की मृत्यु के उपरांत सिंध स्वतंत्र हो गया था और राजवंश का अंतिम शासक राय शाही द्वितीय था और ब्राह्मण मंत्री चाच ने उसके उपरांत उसके राज्य पर अधिकार करके ब्राह्मण वंश की नींव रखी थी। चाच के पश्चात चंद्र व चंद्र के बाद दाहिर गद्दी पर बैठा और इसी सिंध राजा दाहिर ने सिंध आक्रमण के समय अरबों का सामना किया था। सिंध विजय से पूर्व अरबों के असफल आक्रमण। सिंध विजय से पूर्व अरबों के असफल जो आक्रमण थे वे क्या थे? सर्ववादित है कि वास्तविक रूप से सिंध को अरबों ने 712 ईस्वी में विजित किया था। कब विजित किया था? अरबों ने 712 ईस्वी में सिंधों को विजित किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले अरबों ने इस ओर कोई विजय की कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थट्टा जिसे थाना की विजय के लिए एक मुस्लिम नाविक अभियान भेजा गया, परंतु वह भी असफल रहा। तत्पश्चात बड़ौच, देवल तथा बलूचिस्तान स्थित मकरान में कई आक्रमण किए गए। अंततः 8वीं सदी के प्रथम दशक में सिंध के प्रदेश मकरान को जीत लिया गया और इस अभियान का नेतृत्व इब्न अल हरी अल बहीती ने किया था। इस अभियान का जो नेतृत्व है वो इब्न अल हरियल और बहीती ने किया था। नेक्स्ट है अरबों का सफल आक्रमण कौन सा था? अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 712 ईस्वी में। और किसके द्वारा? मुहम्मद बिन कासिम द्वारा ये अरबों का सफल आक्रमण था। इस आक्रमण से पूर्व घटित घटनाओं को कई इतिहासकार अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण का मुख्य कारण मानते हैं। इन कारणों में प्रमुख है लंका के राजा ने खलीफा के उत्तर प्रांतों के अध्यक्ष हज्जाज के पास अपने राज्य के उन मुसलमान व्यापारियों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अनाथ कन्याओं को भेजा जिन्हें समुद्री लुटेरों ने सिंध के तट के पास छीन लिया गया था। नेक्स्ट है एक अन्य वर्णन के अनुसार लंका के राजा ने स्वयं
इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और वह खलीफा के पास सैनिक व मूल्यवान उपहार भेज रहा था। तभी मार्ग में सिंध के तट के पास उन्हें लूट लिया गया। खलीफा ने अपने प्रतिनिधियों को भारत से दासियों व अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए भेजा था और जिन्हें दाहिर के राज्य के मुख्य बंदरगाह देवल में पहुंचने पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था और परिणामतः सिंध के राजा दाहिर से खलीफा ने क्षतिपूर्ति की मांग की और किंतु दाहिर ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। अंततः खलीफा ने सिंध पर आक्रमण का निर्णय लिया था। कारण कुछ भी हो, लेकिन वास्तविकता में अरबों की सिंध विजय का कारण इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और लूट की धनराशि से धनवान बनने का दृढ़ निश्चय था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पर आक्रमण से पूर्व वह अफ्रीका और यूरोप के विशाल क्षेत्रों को अपने अधीन कर चुके थे। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, जो देवल अभियान है। फर्स्ट है देवल अभियान। मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते में सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया था और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लिया गया। देवल में दाहिर के भतीजे ने उसका डटकर सामना किया, परंतु छली ब्राह्मणों द्वारा कासिम का साथ दिए जाने के कारण देवल में जल्द ही मोहम्मद बिन कासिम को विजय प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट अभियान है निरुन अभियान। देवल से मोहम्मद बिन कासिम निरुन की ओर बढ़ा, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है सहबन अभियान। सहबन में दाहिर का चचेरा भाई माजरा शासन करता था। सहबन में दाहिर का चचेरा भाई कौन था? माजरा शासन करता था और यहाँ भी थोड़े बहुत विरोध के बाद कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। नेक्स्ट है रावर अभियान। सहबन विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध नदी पार कर राजा दाहिर पर आक्रमण किया था और दाहिर इस आक्रमण से चकित रह गया और उसने अपनी सेना के साथ भागकर रावर में शरण ली, जहां दाहिर और कासिम की सेना के बीच 20 जून 712 ईस्वी को भीषण युद्ध हुआ था। अंततः युद्ध के दौरान दाहिर की मृत्यु हुई थी। ऐसा माना जाता है कि राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानबाई ने वीरतापूर्वक रावर के किले की रक्षा की थी और जब वह अपनी रक्षा न कर सकी तब उन्होंने जौहर प्रथा द्वारा अपनी सम्मान की रक्षा की थी। नेक्स्ट है ब्रह्मनाबाद अभियान। यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन कर रहा था। यहाँ पर ब्रह्मनाबाद में अभियान में यहाँ जयसिंह का शासन था और ये किसका पुत्र था? दाहिर का पुत्र था। माना जाता है कि ब्रह्मनाबाद में मोहम्मद बिन कासिम और जयसिंह की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अंततः परास्त होकर जयसिंह युद्ध भूमि से भाग गया था। ब्रह्मनाबाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की और दूसरी विधवा रानी लाड देवी और उनकी 2 पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाया। अलोर अभियान। सिंध की राजधानी अरोरा या अलोर की रक्षा का कार्य दाहिर के अन्य बेटे के हाथ में हुआ और मोहम्मद बिन कासिम ने अलोर पर आक्रमण कर इसे विजित कर लिया। नेक्स्ट है मुल्तान अभियान। 713 ईस्वी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम ऊपरी सिंध के मुख्य नगर मुल्तान की ओर बढ़ा था। माना जाता है कि मुल्तान विषय से
मुल्तान विजय से यहाँ अरबों को अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ था और जिस कारण मुल्तान को स्वर्ण नगरी पुकारा जाने लगा था। सोने के कारण यहाँ पर स्वर्ण नगरी मुल्तान को पुकारा जाने लगा। सिंध और मुल्तान विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम शेष भारत को जीतने की योजना बनाने लगा था और ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कन्नौज विजय के लिए अबू हकीम के अधीन एक विशाल अश्वारोही सेना भेजी थी। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान के अलावा किसी और क्षेत्र को जीतता इससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के उपरांत की स्थिति क्या थी। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद भारत में अरबों का विसार स्थिर पड़ गया था और 714 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु के बाद दमिश्क में आंतरिक अशांति के कारण अरबों के अधीन क्षेत्रों में नियुक्त राज्यपाल और सरदार धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए, क्योंकि उनका शासन छूटता चला गया था और ये इनके स्वतंत्र होते चले गए थे। खलीफा इसाम जो 724 से 743 ईस्वी के समय जुनैद की नियुक्ति सिंध के गवर्नर के रूप में हुई थी और कालांतर में सिंध से बाहर राज्य विस्तार के दौरान उसे कई भारतीय राज्यों से परास्त होना पड़ा। भोज के ग्वालियर परिस्थिति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों अथवा अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। 9वीं शताब्दी के अंत तक सिंध ने खलीफाओं का नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया और सिंध में केवल 2 छोटी रियासतें मंसूरा और मुल्तान ही अरबों के नियंत्रण में शेष रही थी। सिंध में केवल 2 छोटी रियासतें थी जो मंसूरा और मुल्तान थी। नेक्स्ट है सिंध विजय के प्रभाव। सिंध विजय के प्रभाव के संबंध में लेनपुल ने कहा है कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही थी। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। अरबों ने अपने सिंध निवास के दौरान यह अनुभव किया कि भारतीय अद्भुत योग्यता रखते हैं और भारतीयों को प्रभावित करने के स्थान पर अरबी निवासी खुद उनसे प्रभावित हुए हैं। आगे है अरब विद्वानों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि की शिक्षा ग्रहण की और उसे आत्मसात किया था। नेक्स्ट है ऐसा माना जाता है कि 8वीं सदी में खलीफा मंसूर के समय अरब विद्वान अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत और श्री हर्ष द्वारा रचित खंडन खंड खाद्य अरब ले गए, जहां भारतीय विद्वानों की सहायता से उनका अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया है। नेक्स्ट है ज्योतिष ज्ञान का अरबों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। ज्योतिष ज्ञान का है अरबों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। खगोल शास्त्र में भी अरबी ने रुचि ली। शून्य और दार्शनिक पत्ती का ज्ञान सीखकर अरबों ने इसे रोमन साम्राज्य में परास्त कर लिया था। वस्तुतः 9वीं सदी में गणितज्ञ अल खवारिज्म ने इसे अरब में लोकप्रिय बनाया और 12वीं सदी में ईसाई मठवासी एबेलार्ड द्वारा यह ज्ञान यूरोप पहुंचा और इसे अरब अंक पद्धति नाम से भी जाना गया। भारत अरब व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई और इसे तब और बढ़ावा मिला जब अब्बासी खलीफा ने बगदाद की स्थापना की थी। फिर इसे और भी बढ़ावा मिलने लगा था। मुल्तान व सिंध में अरबी लोग स्थायी रूप से रहने लगे और करमतिया नामक एक नए संप्रदाय का उदय भी हुआ था। नोट में है अरबों को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन द्वारा आविष्कृत कागज, कंपास, छपाई खाना, बारूद आदि के ज्ञान को यूरोप पहुंचा दिया।
मंदिरों के नेक्स्ट है मंदिरों के मंडप के बुर्ज को उन्होंने मस्जिदों और मकबरों का बुर्ज बनाकर भारत की कला का अनुसरण किया है। और मस्जिदों में प्रार्थना के गलीचे के नुकीले घुमाव और मेहराब हिंदुओं और बौद्ध के धर्मस्थलों के चिन्ह थे। मस्जिदें विष्णु मंदिर की भांति थी। मस्जिदों के प्रवेश द्वार मंदिरों के गोपुरम और भारतीय गांवों के द्वारों से मिलते जुलते थे। मस्जिदों की मीनारें भारत की विजय स्तंभों की नकल थी। नेक्स्ट है तमाम विशेषताओं के बावजूद यह पूर्णतः खारिज कर देना है कि अरबों की सिंध विजय पूर्णतः प्रभाव रहित थी उचित नहीं है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि अरब आक्रमण से भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हुआ और सिंध में अत्यधिक संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया गया था। नेक्स्ट है अरबों की सिंध विजय एक घटना मात्र क्यों है। अरबों की सिंध विजय कोई प्रभावशाली छाप न छोड़ सकी, जिस कारण कई इतिहासकारों द्वारा इसे मात्र एक घटना माना जाता है। हालांकि सिंध विजय के बाद अरबों को आगे और अधिक सफलता न मिल पाने के कारण भी थे, जो है पहला कारण है समय से पूर्व मुहम्मद बिन कासिम की मृत्यु। यदि वह जीवित रहता तो संभव था कि वह अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा करता। मुहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के पश्चात उसके साथियों का उत्साह मंद पड़ गया और अरबों का आगे राज्य विस्तार स्थिर पड़ गया था। नेक्स्ट है अरबों द्वारा सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण करने का न्याय अदूरदर्शी था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंध काफ़ी निर्धन राज्य था, अतः अरबों को सिंध विजयनगर के बाद भी शेष भारत की विजय करने के लिए आवश्यक धन सामग्री प्राप्त न हो सकी थी। और आगे देखिए एक अन्य कारण दमिश्क में खिलाफत के लिए दो दलों का परस्पर संघर्ष था। 750 ईस्वी में एक क्रांति के परिणाम स्वरूप उम्मयद खलीफाओं का पतन होने पर अब्बासी लोग सशक्त हो गए, क्योंकि सिंध की विजय उम्मयदों ने आरंभ की थी। लेकिन बाद में अब्बासियों की इनमें रुचि न थी और अब्बासियों ने सिंध में अपने अधिकारियों को यह आज्ञा देकर भेजा कि वे उम्मयद राज्यपालों और अधिकारों को उनके पदों से हटा दें। कालांतर में आंतरिक अशांति के कारण सिंध के राज्यपाल सरदार लगभग स्वतंत्र हो गए थे। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।